जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मस्ती होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 3 जो कि मतलब एनसीईआरटी से बेस्ड हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मतलब चैप्टर 3 की बात कर रहे थे। चैप्टर 3 का जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे बात रही कि चैप्टर 2 अभी हम लोग नहीं पढ़े थे, इसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 का हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 का नाम क्या था? धातु और अधातु के बारे में पढ़ना था। धातु और अधातु के बारे में थोड़ा सा यदि पीछे चले तो पीछे बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ लिए थे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, और धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। इस चैप्टर में हमें बस ये पढ़ना है कि धातु और अधातु होते क्या है, ठीक है। धातु और धातु के बारे में जितने भी बातें हैं इनसे रिलेटेड, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया, कुछ और बातें, ये सबको पढ़ करके खत्म करने के बाद क्या हो जाता है, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। और होता है कि धातु की प्राप्त हम कैसे करेंगे, तो ये सब लास्ट में दिया हुआ है, सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, इसके भौतिक गुण के बारे में देख लिए थे। ये सब पढ़ चुके थे। यदि आप लोग पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो आराम से देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब कि धातु की रासायनिक गुणधर्म होती है, ठीक है। अब आपको बताया गया था, एक होता है भौतिक गुणधर्म और एक होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक और रासायनिक दोनों में अंतर बस इतना का होता है कि भौतिक गुणधर्म वैसे गुणधर्म होते हैं जो बाहरी से दिखाई देते हैं। बाहरी से दिखाई देना मतलब हमें बाहरी से आइडेंटिफाई होता है। बाहरी से आखिर इसमें है क्या ऐसा गुण जो कि औरों में नहीं है, अधातु में नहीं है। जैसे कि मजबूती देख ले, धातुओं की चमक देख ले, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी देख ले, तो ये सब हमें बाहर से दिखाई देती है। लेकिन रासायनिक गुणधर्म वैसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त होती है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। अब ध्यान से देखिएगा, इतनी सारी बातें हम लिख करके लाए हैं, इसके एग्जाम्पल अभी आपके सामने करेंगे, ठीक है। इतना सब बातों को लिख लाए हैं ताकि लिखने में ज्यादा समय ना लगे, बिकॉज लिखने में ज्यादा समय लगता है तो उसमें क्या होता है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या बातें बोला गया है। सबसे पहली बात है क्या कि धातु के रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया, कि आखिर धातुएं जो होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, तो वो देख रहे हैं। देखा जाए यहाँ पे धातुएं प्राय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड है, याद रखिएगा। धात्विक ऑक्साइड मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। आप ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 2 तो अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा अम्ल, क्षार एवं लवण। वहां पे अम्ल, क्षार एवं लवण में पता चलता है कि पदार्थ तीन तरह के गुण दर्शाते हैं, एक अम्ल, एक क्षार, एक लवण, मतलब तीन प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार से जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा ना, उसकी प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब क्षार क्या होगा, चैप्टर 2 यदि आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि वहां पे अम्ल, क्षार एवं लवण क्या होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या बोला जा रहा है कि जब ऑक्सीजन मतलब कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे क्या करती है, तो धात्विक ऑक्साइड बनाती है। तो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल समझ में आता है। धातु समझ में तो आता है, धातु हमने ले लिया Na एक प्रकार का धातु था क्या। सोडियम की बात किया जा रहा है। अब सोडियम को अभिक्रिया करवाना है ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, Na2O, मतलब सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का धात्विक ऑक्साइड होता है। धात्विक ऑक्साइड क्यों नाम दिए, कि धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसी कारण इसको नाम दिया जाता है धात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं पोटेशियम, पोटेशियम की क्रिया करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाता है, A2O, यानी पोटेशियम ऑक्साइड बन जाती है। समझ में आई बात है क्या, मतलब यहाँ पे पता चलता है कि अभी क्या है, क्षारीय प्रकृति का। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ में, क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं तो बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है तो 2 करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, सोडियम 2 तो हो गया, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है, 2 करने के लिए हम आगे लगाएंगे 2, तो 2 तो आगे हो जा रहा है ऑक्सीजन, लेकिन सोडियम कितना होगा, 2 अगर 4 हो गया तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 हटा करके 4 लगा देंगे। इसी प्रकार से सेम इसका हो जाएगा, 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, लेकिन पोटेशियम 4 हो गया, पोटेशियम को 4 बना देंगे। मैग्नीशियम का तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे। बैलेंसिंग करना तो चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं आप अच्छी तरह से, ठीक है। तो जितना भी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है ना, ये सब प्रोडक्ट है क्षारीय प्रकृति का, और क्षारीय प्रकृति का इसका नाम क्या होगा, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाता है धात्विक ऑक्साइड। अब आगे क्या बातें पढ़ते हैं
कि सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक समान रिएक्शन नहीं करती है, एक समान क्रिया नहीं करती है। ये तो आप पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में बता दिया गया था कि सबसे ऊपर कौन आता था, पोटेशियम आता था, फिर सोडियम आता था, फिर मैग्नीशियम आता था। तो सब धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर सजाया गया था। तो क्यों सजाया गया था? ताकि हमसे पता चलता है इससे कि कोई धातु ज्यादा तेजी से रिएक्शन करती है, जिसको सबसे ऊपर रखा गया था। जैसे बताया गया था कि सोडियम और पोटेशियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतना ज्यादा तेजी गति से रिएक्शन करते हैं, इनको जब खुली वायु में छोड़ा जाता है तो इनमें आग लग जाती है। ठीक है, वही लिखा गया कि सभी धातु ऑक्सीजन के साथ एक समान क्रिया नहीं करती है। जैसे कोई धातु की क्रियाशीलता कम होती है तो किसी धातु की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको स्टार देकर के लिखवाया गया सोडियम, Na मतलब होता है सोडियम और K मतलब पोटेशियम। दो ऐसे धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से बहुत तेजी गति से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसी कारण से इनकी क्रियाशीलता इतना तेज होती है, मतलब इनकी क्रिया करने की क्षमता इतना ज्यादा होती है, इन्हें खुली वायु में छोड़ देने पर क्या होता है, इनमें आग लग जाती है। इसी कारण से इन्हें किरोसिन के तेल में, याद रखिएगा, किरोसिन का तेल में डुबो करके रखा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि ऐसा तत्व का नाम बताइए, धातु का नाम बताइए, जिन्हें क्या किया जाता है, किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो याद रखिएगा पोटेशियम तथा सोडियम ऐसे दो धातु हैं जिनको किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, सभी धात्विक ऑक्साइड प्रायः जल में अघुलनशील होते हैं। अघुलनशील मतलब समझिएगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये धात्विक ऑक्साइड हमें मिला है क्या? धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु के साथ रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन को, तो मिल करके बना धात्विक ऑक्साइड। अभी तुरंत बताया गया धात्विक ऑक्साइड ये सब। तो धात्विक ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो धात्विक ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ ना, सभी धात्विक ऑक्साइड लगभग जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में घोलने पर ये घुलेगा नहीं। समझ में आई बातें क्या? ये सब तो यदि जल में घोला जाए तो जल में घोलता नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दो ऐसे धातु ऑक्साइड, यहाँ पे देखिएगा सोडियम और पोटेशियम ये भी धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी धातु ऑक्साइड था। लेकिन जितने भी धातु ऑक्साइड थे जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं। यही सब तो बातें याद रखना होता है, कौन कौन सी बातें इंपोर्टेंट होती है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो दो ऐसे धातु होते हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जल में घुल करके एल्कली का निर्माण। अब यहाँ पे एल्कली शब्द क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। यदि आप लोग अम्ल क्षार एवं लवण पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे वहां पे हम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वहां पे एक बातें आएगी कि देखिए क्षार जो होता है ना, क्षार को हम अल्कली भी कहते हैं। समझ में आई बातें? ध्यान से सुनिएगा बातों को। क्षार को हम अल्कली भी कहते हैं, लेकिन सभी क्षार को अल्कली नहीं कहते। क्या बोले हम कि क्षार को अल्कली भी नाम दिया जाता है, लेकिन सभी क्षार को अल्कली नाम नहीं दिया जाता है। वैसे क्षार को अल्कली कहते हैं जो जल में घुल जाते हैं। जैसे देखिएगा, सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, एक प्रकार का क्षार है, मतलब कि अभी क्षार तो नहीं है, धातु ऑक्साइड है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, देखिए जल में क्या किया जा रहा है, घुलाया जा रहा है, मतलब जल में घोला जाएगा तो जल के साथ क्रिया करेगा कि नहीं करेगा, इतना बात तो समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखेंगे, अभी Na2O किसके साथ क्रिया करेगा, जल। जल का फॉर्मूला पता होगा H2O, क्या निर्माण करता है, तो याद रखिएगा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बातें पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार होता है। क्षार पढ़े होंगे कि OH जब लास्ट में आता है तो OH पहचानने के लिए आता है, क्षार होता है। और जब H आता था शुरू में तो हम लोग अम्ल पहचानते थे। ठीक है, ये बातें पता होगा। इसी प्रकार से N क्या कहते हैं, पोटेशियम, K2O को रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ, क्या बन जाएगा, KOH। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिएगा, बैलेंस आप लोग से हो जाएगा आराम से। ठीक है, बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्षार प्राप्त होता है, जो क्षार हो गया ना, ये दोनों क्षार हो गया, लेकिन इन दोनों क्षार को हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। अब अल्कली आपको क्लियर हो चुका होगा कि वैसे क्षार जो जल में घुल जाएंगे ना, उनको एक स्पेसिफिक मतलब कि अस्पेसिफिक मतलब कि एक मूल नाम दिया जाता है। मूल नाम के रूप में हम क्या करते हैं, उनको अल्कली कहा करते हैं। लेकिन सभी क्षार अल्कली नहीं होते, क्योंकि जितने भी क्षार होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे क्षार आपको पढ़ाया जाएगा जो बहुत सारे क्षार होते हैं जो जल में घुलता नहीं है। तो जो जल में नहीं घुलेगा उसको हम अल्कली नहीं कहेंगे, लेकिन जो जल में घुल जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अल्कली कह देंगे। तो बताइए, ये क्षार है, जल में घुलने पर घुल गया और घुल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नेमिंग हो जाएगा। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, पढ़े होंगे ये सब बातें। K मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। ये सब क्या होता है कि जल में घुलने के बाद क्या कर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दो ऐसे क्षार होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और घुलने के बाद क्या होते हैं,
मतलब घुल जाते हैं तो इनको हम नाम देते हैं अल्कली। क्यों? क्यों अभी तुरंत बताया गया कि सभी क्षार जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, तो जल में घुलने वाले क्षार को हम लोग कह देते हैं अल्कली। इतना बातें क्लियर होगा। और नहीं क्लियर होगा तो चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा क्षार क्या होते हैं, अल्कली क्या होते हैं, वहां पे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बहुत आसान भाषा में बोला गया, समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार अन्य भी तो धातु होते हैं, केवल सोडियम और पोटेशियम एल्यूमिनियम के तो बारे में नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे धातु होते हैं ना, सभी की क्रियाशीलता देख लेते हैं। तो इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु को कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। तो बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम जो धातु होती है ना, वह कमरे के ताप पर, कमरे का ताप क्या होता है, जो नॉर्मल तापमान है कमरे का तापमान, उसी को हम लोग कहते हैं कमरा का ताप, ठीक है। वहां पे उस तापमान पर ऑक्सीजन के साथ कुछ रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन उस तापमान पर गलती से यदि सोडियम और पोटेशियम को रख देते हैं तो उसमें तुरंत से आग पकड़ लेती है। समझ में आई बात है क्या? तो ध्यान से देखिएगा। जब वही होता है कि मैग्नीशियम सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करवाते, मतलब करती है, इसे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाने के लिए तेज गति से हमें हीटिंग करना होता है। याद कीजिए चैप्टर 1 में क्या हो रहा था कि मैग्नीशियम एक प्रकार का रिबन के रूप में आता था, तार के रूप में आता था लंबा, वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का जलना बताया गया था। तो वहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए हमको गर्म करना होता था, गर्म करना मतलब हीट करना होता है। वहाँ पे जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देती है। अब यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, Mg ओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब आगे लिखा हुआ चूंकि प्राप्त हुआ MgO, MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, MgO जो प्राप्त होता है ना, वह जल यानी H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, तो यह एक प्रकार का क्षार होता है और इसकी प्राकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होता है। अब ध्यान से देखिएगा, क्षार है तो कैसा प्राकृति होगा, क्षारीय ना होगा, तो क्षारीय होती है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब ध्यान से देखिएगा चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि अम्ल क्या होते हैं, वह कैसे नीले, कैसे पेपर को कैसे कर देते, तो वहां चैप्टर 2 में बातें आएगी। लेकिन यहाँ पे भी याद रख सकते तो रख लीजिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा कि क्या होते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे MgO जो प्राप्त हुआ है हमको, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाना है, जल के साथ रिएक्शन करवाना है। ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है ना, MgO को जल के साथ यानी H2O के साथ क्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, MgOH, यानी H2O हम लेते हैं और रिएक्शन करवा के बन जाता है MgOH का होल ट्वाइस बन जाता है। समझ में आई बात है? अब ये सब कैसे आता है कैसे नहीं आता, आपको पता होगा कि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का 1 होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है MgOH आ जाता है, ठीक है, और होल ट्वाइस आ जाता है। ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा बातें। यह जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का क्षार है, और ऐसा क्षार है जो क्या कर देगा, मतलब सिंपल सी बात है, क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बस ये बातें बोला गया, जब जल में बोला गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार की प्राप्ति होती है। यहाँ तक था आपका क्या, धातु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता हमें पढ़नी है कि ऑक्सीजन के साथ क्या, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा। तो पहले आप इतना उतारिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला कौन कौन से और मेटल की हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखना है, ठीक है। वहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब कुछ बातें यहाँ पे देखा जा रहा है कि लगभग यहाँ पे कुछ लिखवाया गया है, जैसे देखिएगा पढ़ेंगे पहले कि लगभग सभी धात्विक ऑक्साइड, अभी तुरंत बताया गया है कि धात्विक ऑक्साइड तो अच्छी तरह समझ में क्लियर हो गया होगा आपको कि धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है तो धातु ऑक्साइड कहते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या बोला गया, ये आपको बताया गया था फर्स्ट में ही, याद कीजिए कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है, और धात्विक ऑक्साइड क्या करती है, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। अब यहाँ भी बोला जा रहा है कि लगभग सभी धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन हम पढ़े क्या रहे हैं, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अपवाद तो आती ही आती है, याद रखिएगा। अपवाद की बात बोला जाए तो केमिस्ट्री में ही आता है, समझ में आई बात है, तो याद रख लेना है जिंक तथा एल्यूमिनियम, तो ऐसे बस इतना बात याद रख सकते हैं, केवल 2 धातु, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम 2 ऐसे धातु होते हैं जिनके ऑक्साइड उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब इधर का भी काम करेगा इधर का भी काम करेगा, मतलब कि क्षारीय मतलब समझ में आता है,
क्षार प्रकृति का होता है। लेकिन उभय मतलब दोनों तरफ काम करेगा। जैसे कि धातु बताएं, धातु और अधातु, एक आता है उपधातु। उपधातु क्या था, जो धातु तरफ भी पार्टी दिखता था और अधातु तरफ भी, मतलब धातु का भी गुण दर्शाता और अधातु का भी गुण दर्शाता, तो उसे हम लोग कहते थे उपधातु। इसी प्रकार से जेडन और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं ना, वह अम्ल और क्षार दोनों के गुण दर्शाता है, मतलब दोनों से रिएक्शन कर लेगा। समझ में आई बात है क्या? तो इसी का नीचे हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है, हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक, AMPHOTERIC OXID, ऑक्साइड बोल देते हैं। समझ में आई बात है? अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, जिंक धातु की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बना देगा। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, Al2O3। समझ में आई बात है? अब ये सब कैसे आता है, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, या इसके साथ मल्टीप्लाई करता था, या इसके साथ, तो ऑक्सीजन 3 आ जाता है, तो 3 लिख दिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इसके साथ आ जाता है। ये सब बातें पढ़ चुके क्लास 9 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखिएगा, ये जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखिएगा, इसको छोड़ दें तो इसके पहले जितने भी धातु ऑक्साइड है ना, सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो वह किसके साथ रिएक्शन करेंगे, सिंपल सी बातें है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम जिंक और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बोले, यह दोनों का गुण दर्शाता है, मतलब अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर लेगा और क्षार के भी साथ। लेकिन ऐसा पहले वाले धातु ऑक्साइड नहीं है कि दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये दोनों के साथ रिएक्शन करवा देता है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले हम देखेंगे कि दोनों को पहले अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है कि नहीं करता, ध्यान से देखते हैं। ZnO, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुआ, और अम्ल के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl, ले सकते हैं क्या? अब आपको पता होगा HCl एक प्रकार का अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पता है ना। तब ध्यान से देखिएगा, HCl की क्रिया करवाते हैं H के साथ, HCl की क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnO को जब HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो ZnCl बनता है, ZnCl। यह एक प्रकार का लवण होता है, प्लस में H2O, जल की प्राप्ति होती है। मैंने क्या बोला कि ZnCl एक प्रकार का लवण होता है, और लवण पता है ना आपको, लवण क्या होता है, अम्ल क्षार एवं लवण, वहां पे पढ़े होंगे आप, तो एक पर प्लस चार्ज यानी Zn यानी जिंक पर प्लस चार्ज होता है, ऐसे भी तो बताया गया ना, मेटल के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज होता है, तो जिंक पर प्लस चार्ज होगा, और ये अधातु है तो नन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो इसमें माइनस चार्ज होगा। तो अब ध्यान से देखिए, एक प्लस और एक माइनस चार्ज, तो हमेशा वह लवण होता है। लवण की प्राप्ति हो गया, प्लस में जल तो जान रहे हैं ना, जल की प्राप्ति हो जाएगा, बैलेंसिंग आप लोग कर लीजिएगा आराम से। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, Al2O3, इसके साथ क्रिया करवाना है HCl, यानी अम्ल के साथ क्रिया करवाना है, तो क्या बना देगा, कर देगा ना, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, AlCl3, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, प्लस में H2O, जल बाहर निकल जाता है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा। यह क्या होता है, यह भी एक प्रकार का लवण होता है और जल बाहर निकल जाता है। तो हमें देखना है कि उभयधर्मी है कि नहीं, उभयधर्मी सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना, कि अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो अम्ल के साथ रिएक्शन कर दिया। अब आते हैं क्षार के साथ रिएक्शन। क्षार क्या होता है, तो क्षार चैप्टर 2 में आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान से जाकर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। क्षार क्या होता है, क्षार हम लेते हैं NaOH, अभी तुरंत बताया था कि लास्ट में OH आना चाहिए, तो हम क्षार कहते हैं। इसमें H आ रहा था क्या, तो H आता है तो हम लेते हैं वहां पे अम्ल। ध्यान से देखिएगा, अब इसी को हम कहते हैं, इसी का रिएक्शन करवा रहे हैं क्षार के साथ। अब ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि ZnO, जिंक ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं क्षार के साथ, जैसे कि NaOH, NaOH एक प्रकार का क्षार है, और रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2, ZnO2, प्लस में बाहर निकाल देता है H2, जल बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, तो याद रखना है सोडियम जिंकेट, SODIUM, सोडियम जिंकेट,
सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। मतलब कि सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस में जल बाहर निकल जाता है। मतलब देखा गया कि यह तो अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर रहा था और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर गया, ऐसा है इसके साथ। इसी प्रकार से हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसको क्रिया करवाएंगे NaOH के साथ, तो क्या बना देगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब क्रिया करवाया जाता है तो इसी प्रकार से हम लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिया करवा दिए क्षार के साथ, तो क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनाता है NaAlO2, इसे बोला जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट बोला जाता है। प्लस में H2O, अब इसका तो नाम पता है, इसका नाम होता है जल, जल बाहर निकल जाता है। मतलब कि देखिए यह जो था ना जिंक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यह अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर गया, क्षार के साथ भी रिएक्शन कर गया, दोनों के साथ रिएक्शन करता है। इसी कारण इसे बोला जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि दो ऐसे धात्विक ऑक्साइड का नाम बताइए जो क्या होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोला गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला गया। यहाँ तक होता है इसका रिएक्शन। अब आगे आते हैं, इसके अलावा और भी तो धातु है ना। अब इसी प्रकार से बोला जा रहा है आयरन, Fe मतलब क्या होता है लोहा, लोहा का नाम जानते हैं ना। लोहा मतलब आयरन धातु की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। क्रिया कैसे करेगा, गर्म करेंगे तब, जैसे कि मैग्नीशियम को गर्म किए थे, जलाए थे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया था। इसी प्रकार से जब धातु को क्या कहते हैं गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, मतलब कि जब गर्म किया जाता है तो वो क्या करता है तब यह तेज उष्मा प्रदान करता है। ऐसे पता नहीं है कि जब लोहा को गर्म करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलता है, तो वही बोला जाता है क्या कि जब लोहा को गर्म किया जाता है तो बहुत तेजी मात्रा में क्या निकलता है उष्मा निकलता है, और यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Fe2 यानी आयरन सेकेंड तथा आयरन थर्ड ऑक्साइड बनाता है। क्या हमने बोल दिया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे रिएक्शन करेगा, यहाँ पे बोले हैं लेकिन यहाँ पे लिखे नहीं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब बात तो सिंपल समझ में रहा कि जब धातु यानी कि आयरन को हम गर्म करेंगे, हीटिंग करेंगे तो ऑक्सीजन वहां पे रहेगा, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा और क्या बनाता है, इसे बोला जाता है आयरन, और यहाँ पे सेकेंड लिखा होगा और यहाँ पे थर्ड, तो आयरन सेकेंड तथा थर्ड ऑक्साइड बनाता है। अब यह क्या होता है देखेंगे। सबसे पहली बात है हम लिखते हैं Fe की क्रिया क्या करवाना है, ऑक्सीजन के साथ करवाना है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बना लेता है Fe, मतलब कि सेकेंड ऑक्साइड पहले बनाते हैं इसके बाद थर्ड ऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड ऑक्साइड के लिए Fe2O3 बना, समझ में आई बात है। यहाँ पे आयरन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बोलेंगे Fe2 यानी Fe सेकेंड ऑक्साइड। अब ध्यान से देखिएगा, एक बोला है आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी Fe की क्रिया मैं ऑक्सीजन के साथ करूं या यह भी बना लेता है Fe3O4, इसका भी निर्माण कर देता है। मतलब कि यहाँ पे देखें तो आयरन की यहाँ पे 3 परमाणु है, इसे हम बोलेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe3 ऑक्साइड बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, आयरन सेकेंड तथा आयरन थर्ड ऑक्साइड आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बैलेंसिंग कीजिएगा तो आराम से बैलेंस हो जाएगा, और बोला गया चैप्टर 1 में ही यदि रिएक्शन बैलेंस हो जाता है तो रिएक्शन बिल्कुल आपका क्या है सही है या बैलेंस हो जाएगा, करके देख लीजिएगा, और बैलेंसिंग होने के बाद क्या हो जाएगा रिएक्शन सही हो जाएगा। मतलब दोनों तरह का यह ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड बनाता है। एक ऑक्साइड का नाम होता है जब 2 परमाणु होता है आयरन का तो उसको नाम देते हैं आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और 3 परमाणु होता है तो आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसी प्रकार से लास्ट एक बचा है कॉपर। इसी प्रकार से कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। अब ध्यान से देखेंगे कॉपर का रिएक्शन एग्जांपल में देखते हैं, कॉपर का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा CuO, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे बात रही कि यहाँ पे कॉपर का संख्या 2 कहा गया, तो ध्यान से देखिएगा ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 करने के लिए हम आगे 2 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिएगा 2 लगा दिए आगे, यहाँ पे कॉपर तो एक ही है, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर की संख्या 2, इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ये था आपका पहला रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने सबसे पहले देखा है ऑक्सीजन की क्रिया मेटल के साथ। अब आएगा आगे
इसके बाद की जाके धातु जो होती है ना, धातु जल के साथ भी रिएक्शन करता है क्या, वह अम्ल के साथ रिएक्शन करता है क्या, या मतलब क्षार के साथ भी रिएक्शन करता है क्या, ये सब आएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही फिलहाल छोड़ते हैं, आज केवल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसी कारण से अभी इतना जितना समझ में आई बात है उतना हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में क्या देखे, धातु होगा केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ क्रिया। कल जो पढ़ाई होगा वह मतलब जल यानी वाटर के साथ क्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।